आपके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये एक क्वेश्चन हर डिबेट का सबसे जरूरी पॉइंट होता है और आज लगभग हर नेटिजन से ये सवाल होने चाहिए। 2025 में जिस तरह से नए नए इन्फ्लुएंसर्स आए हैं या पुराने वालों ने ही अपने गेम को अप किया है, उसके बीच एक बात नोटिस करने लायक है कि कब एक रैंडम इन्फ्लुएंसर आपका न्यूज सोर्स बन गया, ये आपने रियलाइज ही नहीं किया। इसीलिए आज हम बीते हुए 2025 की ओर मुड़ के देखेंगे कि इस साल के कुछ टॉप प्रोपेगेंडिस्ट इन्फ्लुएंसर्स कौन रहे। इंटरनेट पर प्रोपेगेंडा और 2025 में इसके राइज की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं के क्रिएट यानी कि काव्या कर्नाटक की। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिलियन व्यूज पाने वाली काव्या को आप सब एक ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाली क्रिएटर के रूप में जानते होंगे। हाँ, वही काव्या जिसे लोग ध्रुव राठी की सेकंड सिस्टर भी कह देते हैं, और वही काव्या जो राहुल गांधी के वोट चोरी वाले फेक पीआर कैंपेन का हिस्सा थी, जो एक्सपोज होने के बाद माफी मांगने पर मजबूर होगी। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ माफी मांग लेने से प्रोपेगेंडा खत्म हो जाता है क्या? क्योंकि अगर आप काव्या के कंटेंट को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। हर वीडियो में एक ही नरेटिव, इंडिया को सिर्फ गरीबी, गंदगी, ऑपरेशन और फेलियर के लेंस से दिखाना। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रिफॉर्म्स, ये तो सब इग्नोर या कन्वीनियंटली कट। कैमरा जूम हमेशा प्रॉब्लम पर, कभी सोल्यूशन पर नहीं। काव्या के रिसेंट वीडियोस में हम देखते हैं कैसे वो क्लास स्ट्रगल, रिलीजियस डिवाइड और विक्टिमहुड को रिपीटेडली स्टैब्लिश करती हैं। उनके अकॉर्डिंग कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस त्राहिमम त्राहिमम है, जैसे देश कोलैप्स के एज पर खड़ा हो और बस एक रेवोल्यूशन का वेट कर रहा हो। ये स्टोरी टेलिंग अवेयरनेस है या फिर मैन्युफैक्चर डिसअपीयर? अब एक एग्जांपल देखिए। रियलिटी ऑफ इंडिया साइबर सिटी नाम के एक वीडियो में काव्या एक कूड़ा बीनने वाले से बात करती है जो पुलिस हरासमेंट और ब्राइबरी का क्लेम करता है। फर्स्ट इंप्रेशन में ये पुलिस एट्रोसिटीज लगता है और कोई भी इमोशनली कनेक्ट कर लेगा, लेकिन फिर वही आदमी कैजुअली बोलता है कि उसने पुलिस को 40,000 कैश दे दिया। अब एक सिंपल सवाल, एक डेली वेज वेस्ट पिकर के पास इतनी बड़ी कैश अमाउंट कहाँ से आई? ये वही जगह है जहाँ एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन यहाँ कट लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो नरेटिव टूट जाता है। इसी तरह काव्या बार बार हिंदू ट्रेडिशंस को आधे सच के साथ प्रेजेंट करती हैं। कभी कहती हैं कि टेंपल में मटन प्रसाद मिलता है, कभी जिंदा मछली का प्रसाद, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना तो राजरप्पा मंदिर में मटन प्रसाद होता है और ना ही हैदराबाद का फिश प्रसादम कोई रिलीजियस प्रसाद है, वो एक लोकल मेडिकल बिलीफ है। पर काव्या इन नुआंसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि नुआंस से आउटरेज कम होता है और आउटरेज से व्यूज। निकाह और मेहर वाले वीडियो में भी वही पैटर्न दिखता है। काव्या मेहर को मुस्लिम वुमेन के एम्पावरमेंट का गोल्डन एग्जाम्पल बनाकर दिखाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ज्यादातर केसेस में मेहर डिफर्ड होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में वुमेन को ना पैसा मिलता है ना जस्टिस। पॉलीगैमी, हलाला, इनहेरिटेंस, इनइक्वालिटी, इन सब पर साइलेंस। इसका मतलब क्लियर है, कंपैरिजन सिलेक्टिव है, फैक्ट सिलेक्टिव है। और ये सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं। कभी कर्नाटका को नॉर्थ वेस्ट साउथ में बांटना, कभी उत्तराखंड में गढ़वाली वेस्ट कुमाऊनी डिवाइड हाईलाइट करना है, और हर जगह एक ही चीज कॉमन है, यूनिटी से ज्यादा डिफरेंस पर फोकस। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि काव्या कर्नाटक झूठ बोल रही हैं या नहीं, सवाल ये है कि वो क्या नहीं बोल रही हैं और क्यों नहीं बोल रही हैं। क्योंकि प्रोपेगेंडा हमेशा झूठ से नहीं बनता, कभी कभी वो आधे सच से बनता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर पर, जिन्होंने इसी साल फेम पाया है। इनका हैंडल है रिया स्पीक्स। रिया नागपाल, जो इंस्टाग्राम पर रिया स्पीक्स के नाम से जानी जाती हैं, खुद को एक ग्रे एरिया एक्सप्लोरर के रूप में प्रोजेक्ट करती हैं। इनका कंटेंट ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होता जैसे के क्रिएट का है, बल्कि रील्स, एसेज और एक्सप्लेनर्स के थ्रू होता है, जहां जेनजी कल्चर, इन्फ्लुएंसर, एथिक्स, कंज्यूमर स्कैम्स और मीडिया नरेटिव्स को डेटा, विजुअल्स और काम टोन में डिसेक्ट किया जाता है। एंड कभी कभी पेड एड्स एक्सपोज, कभी ब्रांड अटैक्स, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या मिस कर रही है, सब कुछ एक इंटेलेक्चुअल सेंसिबल फ्रेमिंग के साथ। लेकिन अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। रिसेंटली रिया ने बांग्लादेशी हिंदूज पर एक वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब सवाल सिंपल है, क्यों? इंडिया में रहकर बांग्लादेशी हिंदूज पर बात करने से कौन सा खतरा हो जाता है? क्या इंडिया में कोई उन्हें नुकसान पहुंचा देता? या फिर ये भी एक सिलेक्टिव साइलेंस का एग्जाम्पल है? यही वो पॉइंट है जहां ग्रे एरिया भी ग्रे नहीं रहता।
कुछ मुद्दों पर बोलना सेफ लगता है, कुछ पर बोलना अनकंफर्टेबल। और जब डिस्कम्फर्ट आता है तो वीडियो क्वाइटली डिलीट हो जाता है बिना एक्सप्लेनेशन के। तो सवाल ये नहीं है कि रिया गलत बोल रही हैं या सही, सवाल ये है कि कौन से इश्यूज पर बोलना चूज किया जा रहा है और कौन से इश्यूज पर चुप रहना। रिया ने इसके पहले वीडियो बनाई कि केंद्र सरकार के डेटा प्रोटेक्शन बिल इतना ड्रैकोनियन है कि सरकार आपके न्यूज़ लीक कर देगी। What if it's legal for a government employee to leak your news? अगर फैक्ट्स के ग्राउंड पर बात की जाए तो पता चलता है कि सरकार आपके फोटोज लीक कर देगी, ये बस रिया का हुक लाइन था। ना तो उसे डेटा प्रोटेक्शन बिल समझ आता है, ना वो शायद उसे पूरा पढ़ पाई होगी। द प्रॉब्लम इज डेटा प्रोटेक्शन बिल से बहुत सारे स्कैम्स बंद हो जाएंगे जो अल्टीमेटली एंटी इंडिया एक्टिविटीज की फंडिंग में यूज होते हैं। और इन सब से घबराई हुई एंटी इंडिया लॉबी ऐसे भ्रम फैलाती है, इस भ्रम को अननोइंगली या नोइंगली रिया नागपाल जैसे क्रिएटर्स एम्पलीफाई करती हैं और उनका कंटेंट बनाकर कियोस क्रिएट करती हैं। इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स को एंटरटेनमेंट तक ही लिमिट रखें और अगर जानकारी ही चाहिए तो द पैम्फलेट है ना। अब आते हैं अर्पित शर्मा पर, जो 2025 में अचानक से यूथ वॉइस अकाउंटेबिलिटी वॉरियर और सिस्टम को सवाल पूछने वाला बनकर उभरते हैं। अर्पित शर्मा जो एक्स पर आई अर्पित स्पीक्स और इवन इंस्टाग्राम पर आई अर्पित स्पीक्स के नाम से जाने जाते हैं। यूरोप में बेस्ड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, खुद को सीए बताते हैं और पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और यूथ एम्पावरमेंट पर कमेंट्री करते हैं। साथ ही एक फाउंडेशन पावर ऑफ यूथ का जिक्र होता है जो कोविड के टाइम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का क्लेम करता है। सुनने में सब कुछ काफी नोबल लगता है, प्रोफेशनल भी और क्रेडिबल भी। और शायद इसी वजह से इंस्टाग्राम पर यूथ बिना ज्यादा सोचे उनकी बातों को सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। 2025 में अर्पित की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक से ऊपर जाता है। वीडियोस जहां नेशनलिज्म, यूनिटी, हेट पॉलिटिक्स और सोल्ड आउट मीडिया जैसे हेवी वर्ड्स यूज होते हैं, टोन इमोशनल होता है, डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होती है और ऑडियंस को लगता है कि ये बंदा तो सच बोल रहा है। फिर आता है सितंबर 2025 का टर्निंग पॉइंट। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट पर अर्पित एक वीडियो डालते हैं नेपाल के यूथ को प्रेस करते हुए और इंडियन यूथ को इनडायरेक्टली टॉन्ट करते हुए। वहाँ लोग सड़कों पर हैं, यहाँ क्यों नहीं? और यहीं से सवाल खड़े होते हैं, क्या ये सिर्फ कंपैरिजन था या एक सब्टल इंसाइटमेंट? क्योंकि इसी वीडियो के बाद एफआईआर होती है, सेडिशन जैसे सीरियस चार्जेस लगते हैं और कंट्रोवर्सी अर्पित को ओवरनाइट नेशनल फिगर बना देती है। सपोर्टर्स के लिए वो ट्रुथ टेलर बन जाते हैं, क्रिटिक्स के लिए प्रोवोकेटर। अब यहीं से अर्पित शर्मा का एक पैटर्न समझ आता है। उनके वीडियोस अक्सर शॉर्ट मोनोलॉग्स होते हैं 60 to 80 सेकेंड्स के, जहां एक साइड की प्रॉब्लम दिखा दी जाती है लेकिन काउंटर कॉन्टेक्स्ट मिसिंग होता है। कभी अंधभक्त, कभी सोल्ड मीडिया, कभी अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस। लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है लेकिन एनालिसिस सिलेक्टिव। टेरर और रेडिकलाइजेशन जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर जब वो कहते हैं रिलीजन को मत छोड़ो, तो क्रिटिक्स पूछते हैं ये नुआंस है या डेलिब्रेट अवॉइडेंस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अर्पित हाफ इंफॉर्मेशन से प्रोपेगेंडा बनता है कहकर लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद कई बार बिना कॉन्टेक्स्ट के विजुअल्स, ओल्ड स्क्रीनशॉट्स या इनकम्प्लीट इंसिडेंट्स पोस्ट कर देते हैं और बैकलैश आते ही डिलीट भी हो जाता है। मूवीज पर कमेंट्स बिना देखे, ग्राउंड रियलिटीज पर ओपिनियंस बिना ग्राउंड पर जाए, जैसे अभी धुरंधर के लिए किया। फिर जब सवाल उठते हैं तो नरेटिव होता है मुझे चुप करने की कोशिश हो रही है। अर्पित शर्मा एक वेल पैकेज प्रोपेगेंडिस्ट जो हिंदू तिलक के साथ न्यूट्रलिटी का कवर पहनकर एक ही आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन पुश करता है और इसी वजह से एलिगेशंस भी लगते हैं, अपोजिशन फंडिंग, फॉरेन इन्फ्लुएंस, एल्गोरिथमिक बूस्टिंग। प्रूफ पब्लिक में नहीं लेकिन सस्पिशन का इकोसिस्टम जरूर तैयार हो जाता है। तो अर्पित शर्मा के केस में भी सवाल ये नहीं है कि वो बोलना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं या सिर्फ वही जो आउटरीच और इंगेजमेंट बढ़ाते। मैंने 2025 के 3 प्रोपेगेंडिस्ट इन्फ्लुएंसर्स बताए, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। 2026 में आपको किन इन्फ्लुएंसर से सावधान रहना है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। वैसे आप भी जरूर कमेंट करके बताएं ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम, ताकि हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकें। अब वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी न्यू ईयर।